नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। तो सबसे बड़ी खबर जो आई है वो दुनिया के दूसरे हिस्से से आई है, चाइना से आई है। चाइना के विदेश मंत्री एक बयान दे रहे थे, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था और उस बयान में उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कहा, उनसे पूछा गया था कि अरब मुल्कों ने जो गजा प्लान बनाया है और जिस तरह से ट्रंप गजा को खाली कराने के लिए बजिद है, उसको लेकर आपको क्या कहना है। तो उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कहा कि गजा पर जो ट्रंप का प्लान है वो बिल्कुल बकवास है और गजा जो है वो फलस्तीनियों का है, वहां पर किसी और का हक नहीं होना चाहिए। यह अपने आप में बहुत बड़ा बयान है, क्योंकि यह किसी छोटे मोटे नेता का बयान नहीं है। चाइना के विदेश मंत्री ने बाकायदा यह बयान दिया है कि गजा फलस्तीनियों का है, गजा पर हक जो है वो सिर्फ और सिर्फ फलस्तीनियों का है, उनके अलावा किसी का नहीं। इसके अलावा भी इंटरनेशनल हरकतें जो हैं कल परसों में बहुत ज्यादा बढ़ी हैं, एक एक करके मैं सबकी डिटेल्स लेकर आऊंगा। ओआईसी की एक मीटिंग हुई है, इमरजेंसी मीटिंग आप कह लीजिए, अचानक बुलाई हुई मीटिंग थी। ओआईसी का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, यानी जो इस्लामिक नेशंस हैं, जहां इस्लामिक बहुसंख्या है, उन मुल्कों का एक कॉन्फ्रेंस हुआ और उस कॉन्फ्रेंस में ईरान भी शामिल था, सऊदी अरबिया भी शामिल था, सारे इंपॉर्टेंट मुस्लिम मुल्क वहां पर शामिल थे। और इन्होंने एक स्वर से जो गजा प्लान है, जो इजिप्ट गजा का प्लान लेकर आया है, जिसमें 3 स्टेजेज में गजा के डेवलपमेंट की बात है, उस प्लान को ओके कहा है, यस कहा है गजा में यही प्लान लागू होना चाहिए। ट्रंप जिस तरह से खाली करवाने की बात कर रहा है वो प्लान लागू नहीं होना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, ऐसा लगता है कि सारी चीजें, सारी बोनहोमी जो सामने दिखाई दे रही है, उसके बावजूद इजराइल और ट्रंप के बीच में थोड़ी रिफ्ट तो चल रही है, थोड़ा बवाल तो चल रहा है। कारण बहुत क्लियर है, दोनों के उद्देश्य अलग अलग हैं। दोनों ये कह रहे हैं गजा खाली कराना है, लेकिन दोनों के जो एम हैं वो अलग अलग हैं। ट्रंप पूरी तरह से कंसंट्रेटेड है कि जो होस्टेजेज हैं, जो लोग अगवा किए गए हैं, उन लोगों को रिहा किया जाए। और हमास तो बहुत क्लियर कह चुका है कि हमको रिहा करने में कोई परेशानी नहीं है, हम आराम से रिहा करेंगे, बशर्ते सीज फायर चलता रहे। यही वजह है कि ट्रंप ने सीधे हमास से बात की, जिसके बारे में पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था। इजराइल को ज्यों ही पता चला कि ट्रंप डायरेक्ट बात कर रहे हैं हमास के साथ, त्यों ही इजराइल में खलबली मच गई, क्योंकि यह नेतन्याहू के लिए बहुत बुरी खबर है। अभी तक हमास कभी भी अमेरिका से सीधी बात नहीं कर पाया है, इजराइल को ही बात करनी होती थी। और इजराइल जब चाहता है बात करता है, जब नहीं चाहता है बात नहीं करता है। लेकिन इस बार अमेरिका ने सीधे कहा कि हम हमास से बात करेंगे, इसको एक्सेप्ट किया। अमेरिका के व्हाइट हाउस की जो प्रवक्ता हैं उन्होंने एक्सेप्ट किया, विटकॉफ ने एक्सेप्ट किया और ट्रंप ने भी कहा कि इसमें कोई बुराई नहीं है, हम हमास से सीधी बात करना चाहते हैं। इसके पीछे जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि अमेरिका का एक बंदा जो है वो अभी भी हमास का कैप्टिव है और 4 अमेरिकी जो हैं वो मारे गए हैं, उनकी लाशें भी अभी तक हमास के पास हैं। तो अमेरिका सबसे पहले अपने बंदे को और उन 4 लाशों को वापस चाहता है। वहीं नेतन्याहू का मामला पूरी तरह से अलग है। नेतन्याहू को होस्टेजेस से कोई लेना देना नहीं, होस्टेज जिंदा रहें, मारे जाएं, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। 200-400 इजरायली और मारे जाएं तो भी नेतन्याहू की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी गद्दी बचाए रखना चाहता है और गद्दी बचाए रखने के लिए जरूरी यह है कि जंग लगातार जारी रहे। इसीलिए पहला स्टेज जो खत्म हुआ सीज फायर का, जिसमें हमास ने एकदम सारा कुछ जैसा था वैसा ही किया, बल्कि गुडविल में डबल कर दिए, 3 छोड़ने थे 6 छोड़ दिए आखिरी राउंड में। उसके बाद सेकेंड राउंड की बातचीत उसने शुरू ही नहीं की। लगातार वहां से फिलर आ रहे हैं कि आईडीएफ को कहा गया है कि आप तैयार रहिए अगले हमले के लिए। अब अगर हमास से ट्रंप की बातचीत होती है और जितना बाहर आता है उतना ही सच नहीं होता है, अंदर क्या बातचीत हुई है यह हमें पता नहीं। अगर ट्रंप से बातचीत होती है तो यह इजराइल के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। और इसीलिए जो नेतन्याहू के करीबी हैं, अभी नेतन्याहू का तो कोई बयान नहीं आया है, लेकिन जो नेतन्याहू के करीबी हैं वो इस तरह की बातचीत की मलामत कर रहे हैं। ये न्यूज जानबूझ के इजराइल से ही ब्रेक की गई ताकि ये बातचीत कैसे भी डिस्टर्ब किया जाए। लेकिन ट्रंप का ये बयान कि हमास से बातचीत करने में कोई हर्जा नहीं है, ये बताता है कि आगे भी, फिलहाल तो बातचीत टूटी है, लेकिन आगे भी बातचीत हो सकती है। विटकॉफ ने कहा कि लाशें कौन रखता है, लाशें नहीं रखनी चाहिए। अमेरिका ने भी
कहा लाशें नहीं रखनी चाहिए। शायद उनको नहीं पता है कि सैकड़ों फलस्तीनियों की लाशें अभी तक इजराइल के कब्जे में हैं, जिनको वो वापस नहीं कर रहा है। यहां तक कि याहिया सिनवार की बॉडी जो है वो भी इजराइल के कब्जे में है, जिसको वापस करने से उसने इंकार कर दिया है। तो इजराइल कसमसा रहा है, अभी सीधे हमास पर हमला नहीं कर सकता है क्योंकि अमेरिका का प्रेशर है। हालांकि अमेरिका ऊपर से सारे सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अमेरिका का प्रेशर यह है कि होस्टेजेस को सबसे पहले रिलीज कराया जाए। और हमास ने बिल्कुल क्लियर किया हुआ है कि अगर जंग छिड़ेगी तो होस्टेज वापस नहीं जाएंगे। कल उसने एक होस्टेज का वीडियो रिलीज किया और उस वीडियो में उस बंदे ने यही कहा कि मैं जिंदा हूं और वापस तभी आ पाऊंगा जब जंग नहीं होगी, जब सीज फायर आगे चलेगा। तो हमास ने बिल्कुल क्लियर रोड मैप दे दिया है कि आप सीज फायर आगे बढ़ाइए, सेकेंड स्टेज के सीज फायर में जाइए, जहां ना केवल लोगों को रिहा किया जाएगा बल्कि इजराइल को अपनी आर्मी को भी पूरी तरह से गजा से हटाना होगा और परमानेंट सीज फायर, परमानेंट जंगबंदी की तरफ बढ़ना होगा। यह बात हमास ने बिल्कुल क्लियर की हुई है। अमेरिका चाहता है होस्टेजेस रिहा हो, मैंने आपको बताया, इसीलिए फिलहाल अभी हमला नहीं हुआ है, लेकिन कभी भी गजा में जंग शुरू हो सकती है। और हूथी ने साफ साफ चेतावनी दी है कि जो एड रोकी गई है, जो इमदाद रोकी गई है, जो फलस्तीनियों तक इमदाद नहीं पहुंचने दी जा रही है, जो वैसे तो जंगी अपराध है, ऐसे तो वार क्राइम है, लेकिन वार क्राइम वगैरह तो शरीफ मुल्कों के लिए होता है। इजराइल तो जाने कितने वार क्राइम कर चुका है, क्या ही कहा जाए। फ्रांस ने भी इस बात की मलामत की है कि आपने एड क्यों रोकी, आपने इमदाद क्यों रोका। लेकिन हूथी ने चेतावनी दी है कि 4 दिन के अंदर अंदर अगर इमदाद दोबारा शुरू नहीं की गई तो हूथी फिर से अपने हमले करना शुरू कर देगा। इसलिए बहुत विस्फोटक हालात हैं वहां पे, कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता है। तो अपना गुस्सा जो निकाल रहा है नेतन्याहू, वो जेनिन में निकाल रहा है, वो वेस्ट बैंक में निकाल रहा है। वो और कुछ नहीं कर सकता। वो फलस्तीनियों को मारने के अलावा, मासूम फलस्तीनियों को मारने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। उसका दावा था कि हमास को खत्म कर देंगे, नहीं कर पाया और कर भी नहीं पाएगा। लेकिन कल जो उसने किया है, कल जुमा का दिन था और कल जुमे के दिन उसने जो किया है वो किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी लीडर के लिए शर्मनाक होगा। नेबुलस के अंदर एक हिस्टोरिकल मस्जिद है, उस मस्जिद के एक हिस्से में आग लगा दी गई। इनके सैनिक अंदर घुसे और उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। आप सोचिए, रमजान का महीना चल रहा है, उसमें जुमा का दिन है और उस दिन एक मस्जिद को नुकसान पहुंचाया जाता है और सारी दुनिया खामोशी से देखती है। अगर यह किसी भी शरीफ मुल्क में हुआ होता तो वहां के लोग ही सबसे पहले आगे आके लानत मलामत करते। हिंदुस्तान में जब ऐसा कुछ होता है तो हमारे जैसे सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग उसकी मजम्मत करते हैं। लेकिन यहां पर वेस्ट बैंक के नेबुलस में जुमा के रोज, रमजान के महीने में मस्जिद के अंदर जाकर शरारत करना, तोड़ फोड़ करना, आप सोच सकते हैं कि इसके पीछे उद्देश्य क्या होता है। अल-अक्सा को लगातार रोका गया, अल-अक्सा में जाने के लिए लोगों को रोका गया कि आप वहां नहीं जा सकते हैं, लेकिन अल-अक्सा में लगातार लोग जा रहे हैं, वहां से नमाजों की तस्वीरें आ रही हैं। इसके अलावा गजा से बड़े अच्छे खूबसूरत वीडियोज आ रहे हैं। खूबसूरत तो क्या ही कहना है, टूटे फूटे घरों के बीच में बैठकर इफ्तारी करते लोग, सामूहिक इफ्तारियां हो रही हैं ताकि सारे लोग जिनके पास नहीं भी पैसा है, जिनकी नहीं कंडीशन है, वो भी इफ्तारी कर सकें। तो सार्वजनिक इफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन मसाजिद टूटी हुई हैं, घर टूटे हुए हैं, हालात इतने बुरे हैं तो उसको खूबसूरत क्या कहा जाए। बस इतना ही कहा जा सकता है कि यह सिर्फ एक धार्मिक कार्रवाई नहीं है, ये एक तरह से रेजिस्टेंस है जो लोग दिखा रहे हैं कि तुम हमें कितना भी परेशान कर लो, हम अपनी जिंदगी अपने मुताबिक जीते रहेंगे। अब इसके बीच अगर गजा में फिर से जंग शुरू होती है तो वाकई बेहद खतरनाक मामला बनेगा। ट्रंप लगातार कह रहे हैं, इजराइल लगातार कह रहा है गजा को खाली कर दो, गजा को खाली कर दो, लेकिन गजा के लोग एक बात बहुत साफ कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम क्या खाली कर दें और क्या धमकी तुम्हारी होगी, तुमने छोड़ा क्या है, सब कुछ तो तुम पहले ही तबाह कर चुके हो, अब बचा क्या है तबाह करने के लिए। जो छोटे मोटे स्ट्रक्चर बचे हैं उनको भी तोड़ दो। अमेरिका ने कहा कि रफा को हम कुछ नहीं होने देंगे, रफा में हमला नहीं होगा। इजराइल ने कहा मामूली हमला करेंगे हम रफा पे, और रफा को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। तो अब बचा क्या है? कहते हैं ना, दर्द जब हद से गुजर जाए दवा होता है। तो इतनी तबाही वहां पर हो चुकी है कि लोगों ने तबाही से डरना बंद कर दिया है। जो अल जजीरा का वीडियो आप देख रहे हैं, उस वीडियो में लोग साफ तौर पे कह रहे हैं कि और क्या कर लोगे, जो करना था वो कर चुके हो। तो तबाही का डर हमास और गजा को अब नहीं दिखाया जा सकता है, क्योंकि पहले ही तबाही बहुत ज्यादा हो चुकी है।
और यह तो बिल्कुल नामुमकिन है कि गजा के सारे लोग गजा को छोड़कर चले जाएं। तरीका तो यही है कि जो गजा प्लान बनाया गया है, अमेरिका और इजराइल उसमें कोऑपरेट करते, पैसा तो उनका लग नहीं रहा है, कोऑपरेट करते और गजा को रीबिल्ड करने की कोशिश करते। लेकिन नेतन्याहू जानता है कि जिस दिन जंग बंद होगी उसी दिन उसकी कुर्सी चली जाएगी। वहां दूसरी बड़ी खबर जो है वो सीरिया से आई हुई है। सीरिया पर इधर कई दिनों से मैंने अपडेट नहीं किया था। सीरिया में जो HTS है, अल जुलानी की सरकार है, इजराइल के खिलाफ बोलने की उसकी जरा सी हिम्मत नहीं हुई। इजराइल दमास्कस के बिल्कुल करीब तक पहुंच गया है, बाकायदा वहां पर अपनी चौकियां बना दी हैं और उसने कहा है कि हम यहां से वापस नहीं लौटेंगे। लेकिन इजराइल के खिलाफ एक गोली ना चला पाने वाला जो HTS है, इस समय अपने ही मुल्क के अंदर शियाओं, अलवाइटों और इन सब के खिलाफ पूरा का पूरा एक तमाशा, पूरा का पूरा आप कह सकते हैं जेनोसाइड चला रहा है। भयानक भयानक वीडियोस आए हैं जो मैं यहां पर नहीं दिखा सकता। यूट्यूब के अपने नियम कानून हैं, उनके हिसाब से वो वीडियोस मैं यहां पर नहीं दिखा सकता। लेकिन कल में 160 से ज्यादा लोगों को मारा गया है, घरों में घुस के मारा गया है। खास तौर से उन टाउन्स में जहां अलवाइट रहते हैं, जहां शिया रहते हैं, वहां यह सारा तमाशा शुरू हुआ है। और टर्की जिसने गजा के फेवर में बड़ी बड़ी बातें की लेकिन कभी एक बंदूक नहीं भेजी, टर्की जिसने कभी किसी की कोई मदद नहीं की, वो HTS की अल जुलानी की मदद करने आ गया है। क्योंकि वहां के जो पुराने लोग हैं, प्रो असद लोग जो हैं, जो सीरियाई हैं, उन्होंने अल जुलानी के खिलाफ झंडा बुलंद कर दिया है। वहां पर एक नया संगठन सामने आया है जो खुद को रेजिस्टेंस कह रहा है, ईरान, लेबनान और बाकी सबके साथ खुद को जोड़ रहा है और उसका कहना है कि हम अल जुलानी के खिलाफ लड़ेंगे। और कल जो उसने लड़ाई लड़ी है उसमें अल जुलानी के 10 लोग मारे गए हैं। तो अब उनको दबाने के लिए टर्की तुरंत चला आया। जब इजराइल सीरिया पर अटैक कर रहा था, जमीनें कब्जा कर रहा था, तब टर्की कभी नहीं आया। यह एर्दोगान का असली रंग है। ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं खामनेई, उन्होंने एक वीडियो जारी किया और उस वीडियो में, पुराना वीडियो है, जिसमें उन्होंने कहा था कि सीरिया के लोग ही जंग लड़ेंगे। और कल जब रेजिस्टेंस के लोगों के वीडियोस आ रहे थे तो उन वीडियोस में कहा जा रहा था कि कुर्द हो, शिया हो, सुन्नी हो, अलवाइट हो, जो भी सीरिया के लोग हैं वो सब मिलकर अल जुलानी का मुकाबला करेंगे। अल जुलानी ने सीरिया को बर्बाद करके रखा है, तबाह करके रखा है। सीरिया के बड़े हिस्से पर इजराइल का कब्जा हो गया है, लगातार लड़ाइयां चल रही हैं और सीरिया रहेगा या तमाम हिस्सों में बंट जाएगा, यह कोई नहीं जानता। आप जानते हैं द्रूज लोगों ने अपना अलग ग्रुप बनाया है, अलग द्रूज नेशन बनाने की बात चल रही है, जिसका एक हिस्सा लेबनान से और एक हिस्सा सीरिया से लिया जाएगा। यह सारा कुछ चल रहा है। और जब इतना खून खराबा चल रहा है, उसी बीच में यूके ने, इंग्लैंड ने सीरिया के ऊपर से सारे सैंक्शन उठा लिए हैं। ISIS का अल जुलानी सीरिया का चीफ बनता है, वहां जेनोसाइड करता है, लोकल लोगों की हत्याएं होती हैं और यूके अपने सारे सैंक्शन लिफ्ट कर लेता है। सारे जो सैंक्शन लगे हुए थे वो हटा लेता है। कल को अमेरिका भी हटा लेगा, क्योंकि अल जुलानी कौन है? वही तो है जिसके बारे में इजराइल ने एक्सेप्ट किया था कि हमने उसको बाकायदा पैसा दिया है। तो अपने आतंकवादी इनके लिए शांति दूत हैं, लेकिन बाकी जो इनके खिलाफ बोले, जो इजराइल के खिलाफ बोले, वो सारे के सारे आतंकवादी हैं। ईरान के ऊपर ये सैंक्शन लगाएंगे, ईरान पे कहेंगे हम मैक्सिमम प्रेशर बनाएंगे। और उसके बाद ट्रंप का कल बयान आता है कि हमने ईरान को चिट्ठी लिखी है न्यूक्लियर मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। हालांकि ईरान की मिनिस्ट्री ने तुरंत मना कर दिया कि हमें ऐसी कोई चिट्ठी नहीं मिली है। और ईरान के राष्ट्रपति और फॉरेन मिनिस्टर दोनों का बयान आया है कि फिलहाल हम अमेरिका से कोई बात नहीं करना चाहते। जो राष्ट्रपति हैं वहां के, उन्होंने कहा था, पेजेश्कियन ने कहा था कि अमेरिका से हम बात कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं चाहता था कि अमेरिका से बातचीत हो, लेकिन खामनेई साहब ने कहा कि इस अमेरिका से बातचीत करने की कोई ज़रूरत नहीं है और ईरान अमेरिका से बातचीत नहीं करेगा। इसके पहले एक बड़ी खबर आ चुकी है जो मैं आपको बता चुका हूं कि रशिया ने कहा था कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच में कोई बातचीत होती है तो हम मीडिएट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ट्रंप जैसे पागल आदमी के दिमाग में क्या चल रहा है ये तो कोई समझे। कल तक वो रशिया का दोस्त दिख रहा था, अब कह रहा है कि हम रशिया के ऊपर भी सैंक्शन लगाएंगे, बैंकिंग सैंक्शन लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वो क्या करेगा ये कोई नहीं जानता है, उसके दिमाग में असल में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता है। लेकिन अभी तो वो पागलों की तरह सुबह उठता है, कुछ बयान देता है, शाम को कुछ बयान देता है। इसीलिए थोड़ा रुक के देखना होगा कि दरअसल अमेरिका किस तरफ खड़ा होता है फाइनली रशिया यूक्रेन के मामले में। और ईरान को लेकर जो उसकी धमकियां हैं, वो धमकियां कितनी सीरियस हैं और कितनी गिदड़भव की।
असल में इजराइल का जो मामला है वो अमेरिका के अंदर बहुत सीरियस होता जा रहा है। एक सर्वे आया है और ये बहुत इंटरेस्टिंग सर्वे है। ये सर्वे बताता है कि अमेरिका के आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो अब इजराइल के मुखालिफ हो गए हैं। एक वक्त था जब अमेरिका के 70-80% लोग इजराइल के साथ खड़े होते थे। आज ये घटते घटते 50% से भी नीचे चला गया है। और ये सारे के सारे, चाहे ट्रंप हो, चाहे बाइडेन हो, चाहे कमला हैरिस हो, ये सारे के सारे इजराइल के कस्में खाते फिरते हैं। एक हिस्ट्री ये भी है कि इजराइल की अमेरिका ने हमेशा मदद की है, लेकिन अमेरिका को चाहे अफगानिस्तान का वार हो, चाहे वियतनाम का वार हो, जिस वार में भी इजराइल से उसने मदद मांगी है, इजराइल ने कभी अमेरिका की मदद नहीं की है। ये बातें पहले दबी हुई थी, अब खुल के आ रही हैं। इजराइल जिस तरह का जेनोसाइड वहां पर कर रहा है वो खुल के आ रहा है गजा में। इसके अलावा वहां पर 36 रुपए का एक अंडा मिल रहा है, लोग अंडा नहीं खरीद पा रहे हैं तो मुर्गी किराए पे ले रहे हैं। और अमेरिका करोड़ों अरबों उठा उठा कर इजराइल को दे रहा है। इसका गुस्सा है लोगों में। लोगों को गुस्सा भरा पड़ा हुआ है कि आखिर ये क्या तमाशा चल रहा है कि हमारी जेबें खाली हैं और इजराइल को लगातार पैसा दिया जा रहा है। बोलने वाले तो बहुत दिनों से बोल रहे थे। 23 साल पुराना ये वीडियो है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और अमेरिका का ही वीडियो है, जिसमें यह एंकर बिल्कुल गुस्से में कह रहा है कि आखिर हम इजराइल की इतनी मदद क्यों करते हैं। इजराइल जहां चाहता है वहां बम गिराता है और मिडिल ईस्ट में जितनी प्रॉब्लम्स हैं सबकी जड़ में इजराइल है। 23 साल पुराना है ये 7 अक्टूबर और वगैरह वगैरह से जुड़ा हुआ नहीं है। 23 साल पुराना वीडियो है अमेरिका का। तो तब गिने चुने एंकर थे, गिने चुने लोग थे जो ये बातें करते थे। अब हालात ये हुई है कि 50% से ज्यादा लोग ये कह रहे हैं कि इजराइल के साथ अमेरिका क्यों खड़ा है। आज ये बहुत बड़ी बात नहीं लग रही है, लेकिन जैसे जैसे ये परसेंटेज बढ़ेगा, आप याद रखिएगा अमेरिका के भी जो हुक्मरान हैं उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन केवल पैसे से इलेक्शन नहीं जीता जाता है। सबको इलेक्शन लड़ने हैं, सबको इलेक्शन जीतना है। और अगर जनता लगातार इजराइल के मुखालिफ होगी तो अमेरिकन पॉलिटिक्स में सी चेंज देखने को आपको मिल सकता है। और यही वो टाइम है जिस समय नेतन्याहू की जो रेटिंग है वो लगातार गिरती चली जा रही है। मैंने आपको परसों बताया था। एक और सर्वे आया है जो बताता है कि 50% से ज्यादा इजरायली आईडीएफ के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं। उनको लगता है आईडीएफ बातें बहुत करती है, कर कुछ नहीं सकती है। तो ये सब मिलकर बहुत इंटरेस्टिंग टाइप का एक सीन बना रहे हैं। अब आप सोच के देखिए कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो पेगासस जो इजराइल की स्पाईवेयर है, जिसने हिंदुस्तान में भी बहुत तमाशा मचाया था, उसके ऊपर अमेरिका की कोर्ट में केस चल रहा है। और उस केस में अगली तारीख दी गई है मार्च की, लेकिन उस केस को खारिज नहीं किया गया है। बहुत कुछ छोटी छोटी चीजें मिलकर बड़ी खबरें बनती हैं। एक खबर आपको और बता दूं, ये इजरायलियों को लगता है चूंकि इजराइल में रहते हैं और वहां जो चाहते हैं वो बोलते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है, तो इनको लगता है दुनिया में कहीं कुछ बोल सकते हैं। इजराइल की राइट विंग का एक आदमी अमेरिका में जाकर बयान देता है कि इजराइल के अंदर ईसाइयों के चर्च को जलाना कोई भी अपराध नहीं है। यानी इजराइल को यह हक है कि वो ईसाइयों के चर्च को जला सकता है। आप मस्जिद की सोच रहे थे, यहां चर्च जलाने की जाने कितनी घटनाएं सामने आई हैं। इसका अमेरिका में जबरदस्त रिएक्शन हुआ है, उसके खिलाफ केस वगैरह हो चुका है। आगे क्या होता है देखते हैं। तो दुनिया बड़े मजेदार मोड़ पे खड़ी है। आप चाहें तो मजेदार कहें, आप चाहें तो खौफनाक कहें, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। गजा के अंदर चीजें अभी बैलेंस में हैं, सीज फायर आगे बढ़ेगा, अमेरिका कोई प्रेशर बनाएगा या फिर जंग दोबारा शुरू होगी, यह देखना होगा। हूथी ने अपनी तरफ से धमकी दे ही दी है कि अगर 4 दिन में इमदाद शुरू नहीं हुई तो हम हमला करेंगे। रशिया ने पहले ही गजा पर अपना बयान दिया हुआ है। चाइना का बयान आया है साफ साफ कि गजा फलस्तीनियों का है। मुस्लिम नेशंस जितने दुनिया के हैं उनकी मीटिंग में ट्रंप के प्लान की मजम्मत की गई और कहा गया कि गजा प्लान जो इजिप्ट का है उसको लागू किया जाए। और चीजें बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। अगले 2-4 दिन में क्या होगा यह कह पाना किसी के लिए बहुत मुश्किल है, यहां तक कि ट्रंप और नेतन्याहू के लिए भी। कभी भी किसी का भी कोई भी फैसला बदल सकता है। एक बात मैं यहां बैठकर जो हालात हैं उनको देखते समझते हुए कह सकता हूं कि अगर इजराइल हमास के साथ जंग शुरू करता है तो यह जंग सिर्फ हमास के साथ तक लिमिटेड नहीं रहेगी, बढ़ेगी और काफी दूर तक जाएगी। आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस। और अगर आप चाहें, अगर हमारी ताकत बनना चाहें तो हमारा पिन कमेंट खोल के देखिए या फिर डिस्क्रिप्शन देखिए। आप हमारे मेंबर बन सकते हैं 3 रुपए रोज से भी कम पे, डायरेक्ट हमारी मदद कर सकते हैं। और अगर ये सब कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लें। आप हमारी ताकत बनेंगे, तभी हम पूरी ताकत के साथ सच कह सकेंगे। बहुत शुक्रिया।